प्यारे बच्चों, क्लास 9 बायोलॉजी का पहला ही चैप्टर है सेल। चलो सेल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन बिल्कुल समझते हुए। आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब सेल से बना हुआ है, इसलिए सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। चलो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। देखो क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर देखोगे, एक बाउंड्री होता है, एक न्यूक्लियस होता है और बीच के स्पेस में साइटोप्लाज्म होता है। बाउंड्री को यूजुअली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बीच वाला स्ट्रक्चर जो जेल लाइक होता है साइटोप्लाज्म, एंड न्यूक्लियस होता है जो सब कुछ को कंट्रोल करता है। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। अगर इसका कॉन्सेप्ट देखोगे तो अगर सेल ऑर्गेनेल्स क्या कर रहा होगा, तो बॉडी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो सेल के अंदर भी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनेल होगा, उसी को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है जो क्या करता है, एनर्जी के लिए होता है। ये एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एनर्जी का करेंसी कहा जाता है इसको, इसके फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और माइट का मतलब होता है ना ताकत, तो ताकत देने वाला ऑर्गेनेल। उसके बाद बॉडी के अंदर देखो मसल्स है, बोन है, या यहाँ डाइजेशन करने के लिए एंजाइम्स है, ये सब प्रोटीन का बना हुआ। तो बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन बनाने वाला भी ऑर्गेनेल्स होता है जिसको बोलते हैं राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या होता है, ये फ्री भी रह सकता है, जो सेल के अंदर प्रोटीन की जरूरत है उसके लिए, और अगर बाहर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या होता है, एक दूसरा ऑर्गेनेल होता है, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, उससे अटैच होता है फंक्शनली। एंड उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो गोल्जी बॉडी से, या गोल्जी एपरेटस भी उसे कहते हैं, उससे फंक्शनली अटैच है। उस तरह से न्यूक्लियस का अगर कॉन्सेप्ट देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर ही सारा इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन के लिए, जो प्रोटीन बन रहा है उसका इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर ही है। उसके अलावा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब अगले जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन जाता है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो इसका डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी रहता है और इसी के अंदर इन्फॉर्मेशन रहता है प्रोटीन बनने का। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होता है एनर्जी बनाता है, राइबोसोम होता है जो प्रोटीन बनाता है, फिर प्रोटीन बनने के बाद वो पहुंच जाता है गोल्जी एपरेटस में, जहाँ की उसका पैकेजिंग होता है और उसका मॉडिफिकेशन होता है और फाइनली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। फ्री राइबोसोम सेल के अंदर ही प्रोटीन बना देता है। अब कॉन्सेप्ट के बाद वन बाय वन पढ़ते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि बाउंड्री होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। अच्छा, इसकी बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, किसी भी सेल के बाउंड्री को। लेकिन अगर आप प्लांट सेल का देखेंगे तो एक और बाउंड्री होता है, इसको सेल वॉल कहते हैं। प्लांट सेल के अलावा फंजाई एंड बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो प्लांट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस झेलता है, बारिश हो रहा है, बहुत धूप है, बहुत ठंड पड़ रहा है, या यहाँ तक कि बहुत सारे जानवर उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, भाग भी नहीं पाता है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, सबका अटैक झेलता है, भागने का स्कोप नहीं, इसलिए उसके सेल के ऊपर एक्स्ट्रा कवर रहता है प्रोटेक्शन के लिए, जिसको सेल वॉल कहते हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्री है, तो बाउंड्री वॉल यूजुअली किससे बनता है, ईंट और सीमेंट से। लेकिन इतना छोटा सेल के केस में ईंट और सीमेंट से नहीं बनता है, तो फिर किससे बनता है, प्रोटीन और लिपिड से बनता है। याद कैसे रखोगे, देखो प्लाज्मा लिखते ही हम कैसे हैं, PLASMA। इसके पहले दो लेटर जो है, P से प्रोटीन, L से लिपिड, तो प्रोटीन एंड लिपिड, इससे बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इजी है याद रखना। अब प्रोटीन और लिपिड कैसे कैसे अरेंज रहता है, देखो वॉल में भी देखते हो ना ईंट को कैसे अरेंज करते हैं, तो इसे लिपिड को कैसे अरेंज करते हैं ये पता होना चाहिए। तो लिपिड क्या होता है, बाय लेयर में अरेंज रहता है। बाय लेयर का क्या मतलब है कि इसका एक हेड होता है जिसको पानी से प्यार होता है, और टेल होता है जो पानी को रिपेल करता है। तो इस तरह से हेड और टेल, टेल हेड, टेल हेड, ये देखिए बाय लेयर बन गया। इस तरह से बाय लेयर बन जाता है, और इसी बाय लेयर में प्रोटीन इम्बेडेड रहता है, मतलब अंदर से बाहर तक रहता है, और कुछ कुछ प्रोटीन सरफेस पर भी रहता है। तो प्रोटीन इम्बेडेड रह सकता है बाय लेयर में, और सरफेस प्रोटीन भी होता है। इस तरह से प्रोटीन एंड लिपिड से ये बना होता है।
प्रोटीन को देखो हम गेटकीपर भी कहते हैं। गेटकीपर क्यों कहते हैं कि देखो इसमें क्या है कि जो लिपिड का लेयर है उसका टेल हमने कहा कि वाटर को रिपेल करता है। अब अगर मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और वाटर को अंदर आना है तो ये जो रिपेल करने वाला टेल एंड है वो वाटर को अंदर ही नहीं आने देगा। इस तरह से वाटर तरह के से ही बहुत सारे और भी सब्सटेंस हैं जो पोलर होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, उसको भी अंदर नहीं आने देगा। बहुत सारे मिनरल्स को भी अंदर आने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ज़रूरत है तो फिर इन सब को अंदर लाने में हेल्प करता है कौन? प्रोटीन। चाहे वाटर हो या फिर ग्लूकोज हो या मिनरल्स हो, इन सब को अंदर ले आने में हेल्प करता है प्रोटीन, इसलिए इसको गेटकीपर भी कहते हैं। तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया? बाउंड्री है तो प्रोटेक्शन देता है और सेलेक्टिव परमिएबल, मतलब कुछ चीज़ों को घुसने देता है, कुछ को नहीं घुसने देता है। जैसे आपने देखा कि डायरेक्ट अगर नहीं भी घुसने दे रहा ग्लूकोज को या वाटर को, लेकिन वो सबको प्रोटीन की मदद से घुसने दे रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो जिसको बिल्कुल ही नहीं घुसने देगा, जिससे सेलेक्टिव परमिएबल है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखने में देखोगे कैसा लगता है तो आप देखोगे पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर जो है ऐसा लगता है जैसे कि फ्लोर के ऊपर मोजाइक बना हुआ हो। प्रोटीन भी रखा है, थोड़ा बहुत शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर देता है जैसे लगता है कि मोजाइक बना हुआ हो। और ये नेचर में फ्लूइड होता है, क्योंकि लिपिड तो जानते हो फैट है, फैट मतलब तेल। तेल कैसा होता है? फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड होता है और उसमें मोजाइक जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है, इसलिए इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को समझने के लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी भी दिया है। पोटैटो के छोटे से टुकड़े को आप एक बार पानी में डाल दो, दूसरा एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दो। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जो गाढ़ा सॉल्यूशन है। पानी में डालोगे तो स्वेल कर जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालोगे तो श्रिंक कर जाएगा। तो ये जो पानी में डालने पे स्वेल कर देता है इसको कहते हैं इंडऑस्मोसिस, और जो श्रिंक कर जाता है उसको कहते हैं एक्सऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस क्या है? देखो ऑस्मोसिस है बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मान लो यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और बाहर डाइल्यूट सॉल्यूशन है और दोनों के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ पानी मूव करने लगता है, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। एक्चुअल में क्या हो रहा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा है, तो वाटर अपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब दूसरा बाउंड्री है सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल भी प्रोटेक्शन के लिए पहले हम बता चुके। दूसरा रिजिड होता है, तो रिजिड होता है तो ये शेप भी मेंटेन करता है, लेकिन रिजिड होने के बाद भी इसमें परमिएबिलिटी फॉर वाटर एंड कुछ डिजॉल्व मिनरल्स रहता है। क्योंकि आप सोचो कि अगर हम जड़ की बात लें, रूट की, तो रूट में सॉइल से पानी और डिजॉल्व मिनरल अगर नहीं जा पाएगा तो फिर प्लांट तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लांट के रूट का भी सेल है, उसमें जो सेल वॉल होता है वही पानी को और डिजॉल्व मिनरल्स को आराम से जाने देता है। इस तरह से सेल वॉल के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब गाढ़े सॉल्यूशन में डालने पे भी सेल वॉल पूरा इसको श्रिंक करने से बचा लेता है सेल के साइज को। क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर आप प्लांट सेल को भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालेंगे तो प्लांट सेल से पानी तो बाहर निकलेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर जो श्रिंक भी कर जाएगा, लेकिन सेल वॉल के चलते ओवरऑल सेल का साइज श्रिंक नहीं करेगा। अब आते हैं कि सेल वॉल बना कैसे होता है। सेल वॉल बेसिकली सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या होता है? बहुत सारे ग्लूकोज को अगर एक साथ जोड़ दोगे तो पॉलीमर बन जाता है ग्लूकोज का, उसको सेलुलोज कहते हैं। और ये क्या सेलुलोज हम खा सकते हैं? हम खाते हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। तो हमारे खाने में सेलुलोज का क्या वैल्यू है? सेलुलोज रफेज का काम करता है हमारे डाइट में, ठीक है, जिससे कॉन्स्टिपेशन होने से बचा देता है और हेल्प करता है डाइजेशन में। इस तरह से पूरा सेल इंटीरियर से देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म पर जब बात करेंगे, साइटोप्लाज्म क्या जेली लाइक सब्सटेंस है और इसी के अंदर सब सेलुलर कंपोनेंट, मतलब सेल से भी छोटा जो कंपोनेंट्स होता है उसको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। चलो ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल देखते हैं। ये सारे ऑर्गेनेल्स बेसिकली साइटोप्लाज्म में
रिसाइड करते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस के बारे में अगर आप देखोगे तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसका सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस डिफरेंट होता है मल्टीसेल्युलर से। यूजुअली यूनिसेल्युलर में प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब हुआ, देखो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब इसका जो न्यूक्लियस है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया का, वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है और उसमें कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। और उसके अलावा देखोगे कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होगा उसमें भी मेम्ब्रेन नहीं होगा। प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। लेकिन जब यूकैरियोट की बात करेंगे, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस होता है, उसमें मेम्ब्रेन भी होता है। इसका सेल ऑर्गेनेल्स भी जितने होंगे यूकैरियोट्स के वो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स रहेगा। तो बेसिक डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में क्या है। तो प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस बिना मेम्ब्रेन का होता है, ऑर्गेनेल भी बिना मेम्ब्रेन का होता है। यूकैरियोट का ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन के साथ होता है, न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन के साथ होता है, वेल डेवलप्ड होता है। यूकैरियोटिक सेल कहाँ कहाँ मिलता है, मल्टीसेलुलर जितने भी आप देखते हो प्लांट सेल्स है या एनिमल सेल्स है सब में यूकैरियोटिक मिलेगा, और यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोटिक मिलता है। अब कुछ स्ट्रक्चर है जैसे साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। ये नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स है जो उसको शेप देता है, सपोर्ट देता है और सेल मूवमेंट देता है। इसको कैसे याद रख सकते हो, तो स्केलेटन वर्ड आपने सुना होगा, हमारा जो हड्डियों का ढांचा है इसको स्केलेटन बोलते हैं। और ये हमें क्या देता है, शेप देता है, मूवमेंट में हेल्प करता है और सपोर्ट भी देता है। उसी तरह से सेल के अंदर ये फाइन फाइबर्स का, बोन का बना हुआ नहीं होता है, यहाँ फाइन फाइबर्स होता है, प्रोटीन के फाइन फाइबर्स होते हैं जो इनको शेप देते हैं, सपोर्ट देते हैं और सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। उसके अलावा कुछ कुछ स्टार्च है या कैल्शियम ऑक्सीनेट, सिलिका, ये सब स्टोर रहता है साइटोप्लाज्म में, प्लांट सेल में, इसको कहते हैं सेल इंक्लूजन्स। अब प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। चलो उससे पहले हम न्यूक्लियस देख लेते हैं, फिर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखेंगे। अगर न्यूक्लियस देखोगे तो न्यूक्लियस में तो बेसिकली 3 पार्ट है जो आपको जानना है। सबसे पहला न्यूक्लियस का कवर, बाउंड्री, जैसे सेल का बाउंड्री था न्यूक्लियस का भी अपना बाउंड्री है, और ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। तो बहुत जरूरी चीज़ जितने भी है उसको हम बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे न्यूक्लियस भी बहुत ज़रूरी है, पूरा कंट्रोल करता है सब कुछ। तो इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, और इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन के साथ ही डबल लेयर्स में इसमें पोर्स भी होता है। और पोर्स से क्या फ़ायदा है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है। तो डबल मेम्ब्रेन है और इसमें पोर्स होता है, ठीक है। इसको हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंस्ट्रक्शंस है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सब इसी के अंदर कोडेड रहता है, न्यूक्लियस में ही। अब न्यूक्लियस का दूसरा पार्ट देखोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। यहाँ देख सकते हो, ये है न्यूक्लियोलस। ये राउंड एंड डेंस स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियोलस है। ये क्या काम करता है, ये राइबोसोमल सब यूनिट को बनाता है, और फिर ये राइबोसोमल सब यूनिट मूव करता है साइटोप्लाज्म में और वहाँ जाकर के असेंबल हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है, मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है सेल का, क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। इन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो इन्फॉर्मेशन आना चाहिए जो न्यूक्लियस में रहता है, और दूसरा बनाता कौन है, राइबोसोम। लेकिन न्यूक्लियस से ही राइबोसोम का सब यूनिट भी बनता है जो न्यूक्लियोलस बनाता है। तो न्यूक्लियोलस पहले राइबोसोम का सब यूनिट बना दिया, उसके बाद जो बीच में स्ट्रक्चर देख रहे हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। ये क्रोमेटिन फाइबर्स में ही इंफॉर्मेशंस रहता है जो बाहर जाता है राइबोसोम के पास, और फाइनली तब प्रोटीन सिंथेसिस हो पाता है। अब क्रोमेटिन फाइबर्स जो आपने देखा, इंटेंगल मास है, बिल्कुल उलझा हुआ धागे जैसा होता है, लेकिन ये नॉन डिवाइडिंग सेल में दिखता है। डिवाइडिंग सेल में जैसे आओगे, जैसे अबाउट टू डिवाइड रहेगा सेल, तो ये क्रोमेटिन जो फाइबर जैसा है, थ्रेड जैसा, वो रॉड जैसा हो जाता है, और इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। जब रॉड जैसा हो जाता है उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स बना हुआ क्या चीज़ से होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है।
तो क्रोमोसोम्स में पहले मैंने बताया था क्रोमेटिन में क्या था, इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब क्रोमोसोम में भी इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन रख कौन रहा है, जो रखता है उसको कहते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस में तो न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी रखता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जितने इंफॉर्मेशन है सब इसी में रहता है, और इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ प्रोटीन भी रहता है। तो बेसिकली क्रोमोसोम पूछा जाए कैसे बना होता है, तो आप बताओगे प्रोटीन से बना होता है एंड डीएनए का बना होता है, और डीएनए ही सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है। और जो डीएनए का ही फंक्शनल सेगमेंट होता है, फंक्शनल सेगमेंट जो है डीएनए का, उसी को हम जीन कहते हैं। मतलब जिस सेगमेंट से फाइनली कोड होता है प्रोटीन का, उसको कहते हैं जीन। अब आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स पे। पहले ही मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, बिल्कुल ये ग्रेनुलर होता है, ठीक है, ये इस तरह से ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, टाइनी सा स्ट्रक्चर है। ये फ्री रह सकता है साइटोप्लाज्म में, या अटैच्ड रहता है एक और ऑर्गेनेल है जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको नेक्स्ट हम देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बहुत बार ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये अटैच रहता है। जब अटैच रहता है तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ कंटिन्यूअस रहता है, उसका आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस से ही क्या आना है, इंफॉर्मेशन आना है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो न्यूक्लियर से कंटिन्यूएशन में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर आकर के राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम उस इंफॉर्मेशन के थ्रू प्रोटीन बना लेता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही अपना फोल्डिंग वगैरह करता है और फाइनली ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार हो जाता है। जब ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार हो जाता है तो उसके बाद ये पहुंच जाता है गोल्जी एपरेटस में, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। उसके अलावा जिसमें मान लो नहीं रहता है किसी तरह का राइबोसोम, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ वाले का काम है फैट का सिंथेसिस, और बहुत सारा हार्मोन्स होता है। देखो हार्मोन्स दो तरह से बनता है, या तो प्रोटीन का बना होता है या फैट का बना होता है। जो फैट वाला हार्मोन्स है वो एसीआर के से बनता है, क्योंकि फैट का सिंथेसिस एसीआर में होता है, और प्रोटीन के लिए तो फिर राइबोसोम है ही। इस तरह से देखोगे आप तो राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम को हेल्प कर रहा होता है, और साथ में खुद भी जब स्मूथ रहता है, जब राइबोसोम के साथ नहीं रहता है तो फैट का सिंथेसिस करता है। तो प्रोटीन और फैट सिंथेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम का रोल है। अब आते हैं जो प्रोटीन बिल्कुल ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार है, वो पहुंच जाता है गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस में ये मॉडिफाई होता है और फिर पैकेजिंग होकर आगे चला जाता है। मॉडिफाई क्यों करते हैं, कभी कभी ज़रूरत होता है, जैसे कुछ अटैच करना हो, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना हो, कुछ कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दिया या लिपिड अटैच कर दिया प्रोटीन से, ये सब मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, ये होता है गोल्जी एपरेटस में। और मॉडिफिकेशन के बाद पैकेजिंग हो जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। इसलिए गोल्जी एपरेटस को हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस भी, क्योंकि यहाँ पैकेजिंग और शिपिंग होता है। खुद कैसा होता है, जहाँ पैकेजिंग करना है, पैक करना है, तो थैला जैसा होगा, ये फ्लैट एंड शैक लाइक होता है, उसका स्टैक रहता है। तो चिपटा चिपटा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टैक में, और उसको कहते हैं फाइनली गोल्जी एपरेटस। और ये फंक्शनली हमने बताया था लिंक्ड होता है किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट होकर के प्रोटीन आना है, और साथ में ये सेल मेम्ब्रेन के साथ भी फंक्शनली अटैच होता है, क्योंकि फाइनली सेल मेम्ब्रेन तक जब जाएगा प्रोटीन, उसके बाद ही तो आगे जा पाएगा, ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। सेल मेम्ब्रेन से ये फंक्शनली अटैच भी रहता है। या फिर सेल मेम्ब्रेन को अपने सिंथेसिस के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, फैट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए गोल्जी एपरेटस में जो प्रोटीन बनता है वो फिर अटैच रहता है फंक्शनली सेल मेम्ब्रेन के साथ भी, और ईआर से तो रहता ही है। उसके अलावा गोल्जी एपरेटस का एक और ध्यान रखिएगा, ये चूंकि पैकेजिंग करके प्रोटीन को आगे ले जाता है, इसी तरह से एक थैले में भरा हुआ एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं लाइसोसोम। एंजाइम भी प्रोटीन होता है। इस तरह से मेम्ब्रेन बॉन्ड एक और स्ट्रक्चर को बनाता है गोल्जी एपरेटस, उसको कहते हैं लाइसोसोम। अब आते हैं लाइसोसोम पे। लाइसोसोम क्लीनअप का काम करता है। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड थैला है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे हुए हैं। एंजाइम्स किसके किसके लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, एज वेल एज
फैट को डाइजेस्ट करने वाला है। इसलिए अनवांटेड प्रोटीन है, फैट है या कार्बोहाइड्रेट है, उसको डाइजेस्ट कर देगा। साथ ही कोई डैमेज पार्ट है सेल का, उसको भी डाइजेस्ट कर देगा। इस तरह से लाइसोसोम क्लीनअप का काम करता है, और जो डाइजेस्ट होने के बाद प्रोडक्ट बचा उसको साइटोप्लाज्म को वापस दे दिया, वो रीयूज कर लेता है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइट का मतलब ये होता है ताकत, ये ताकत देने वाला ऑर्गेनेल है। कैसे ताकत देता है? ये बेसिकली पावर हाउस कहा जाता है, ये एनर्जी सेंटर है। कैसे है? यहीं पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, सेल के अंदर यूजुअली हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, ग्लूकोज बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और CO2 निकलता है, वाटर निकलता है, और एनर्जी, ये आप हायर क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होता है उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। जो सेल के अंदर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन सेल में भी कहाँ होता है? सेल में भी ये जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ये साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसमें कि ग्लूकोज से एनर्जी बनता है। एनर्जी किस फॉर्म में बनता है? वो ATP के फॉर्म में बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको करेंसी ऑफ द एनर्जी भी कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर अगर पूछ दे तो देखिए, अगेन मैंने बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को तो हम बहुत संभाल के रखते हैं, तो ये भी उनमें से एक है माइटोकॉन्ड्रिया भी। जैसे न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड था, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन से कवर रहता है। इसका बाहरी मेम्ब्रेन जो है स्मूथ है और पोरस होता है, लेकिन पोरस का मतलब आप समझते हो, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें होल्स होते हैं, तो पोरस होता है। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड रहता है। तो बाहरी मेम्ब्रेन तो थोड़ा स्मूथ है और पोरस है, अंदर वाला मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड हो जाता है। फोल्ड हो जाता है तो क्या होगा? सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है तो रेस्पिरेशन के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, ज़्यादा सरफेस मिल जाता है। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, एनर्जी तो बनाता ही है, अपना खुद का भी ये प्रोटीन बना सकता है। इसलिए प्रोटीन बनाने वाला एपरेटस भी इसके पास रहता है। इसको ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि बड़े ऑफिस में देखते हो जनरेटर होता है एनर्जी देने के लिए, लेकिन बड़े ऑफिस का जो सब ऑफिस होता है, छोटा सा कोई ऐसा भी ब्रांच होता है, इसका अपना एक छोटा जनरेटर होता है। तो बस वैसा ही यहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना भी प्रोटीन बनाने वाला एपरेटस है। प्रोटीन कौन बनाता है? आपको याद होगा, राइबोसोम बनाता है। तो इसके पास ही अपना राइबोसोम होता है, और उतना ही नहीं, इसके इंस्ट्रक्शन देने के लिए राइबोसोम कौन सा प्रोटीन बनाएगा, इसके लिए इसके पास अपना DNA भी होता है। इसका अपना DNA और राइबोसोम होता है जो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। अब आते हैं प्लांट सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेल है, जिसको कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड बेसिकली 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल रहता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड पिगमेंट्स रहता है, येलो, ऑरेंज, रेड, और यही कलर पिगमेंट है जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को कलर देता है, क्रोमोप्लास्ट ही। और कलर की क्या ज़रूरत है? कलर होने से क्या होता है? पॉलिनेटर्स, जो जैसे तितलियां हैं, अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े हैं, जो अट्रैक्ट होकर के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। उसी तरह से फ्रूट का कलर अगर अच्छा रहता है तो फ्रूट ईटिंग एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं और वो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। उसी तरह से ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट में कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, लेकिन ये स्टोरेज के काम में आता है। जैसे प्रोटीन का स्टोरेज कर सकता है, या फैट का, या स्टार्च का। स्टार्च का स्टोरेज आपने जैसे आलू में देखते हैं, वो ल्यूकोप्लास्ट ही स्टार्च का स्टोरेज कर रहा होता है। अब थोड़ा सा डिटेल देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का। अभी तक आपने देखा था कि डबल मेम्ब्रेन था न्यूक्लियस के पास, दूसरा था किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जो एनर्जी दे रहा था। एनर्जी कहाँ से दे रहा था? फूड को बर्न करके। लेकिन फूड कौन बना रहा है? ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी दिया। ग्लूकोज बनाने वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो ग्लूकोज बनाता है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इसका भी मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसका डबल मेम्ब्रेन से रहता है, और इसके अंदर क्या रहता है? क्लोरोफिल्स रहता है। कहाँ पर? इसके इनसाइड वाला जो पार्ट है, इसका डबल मेम्ब्रेन रहता है, और अंदर का जो पार्ट है डबल मेम्ब्रेन का, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्लोरोफिल्स रहता है, और ये क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस को स्ट्रोमा कहते हैं, और डिस्क लाइक मेम्ब्रेन होता है, इसमें क्लोरोफिल रहता है, और ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
कि एक ब्राइट कलर देता है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज में काम आता है। अब एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या होता है, खासकर प्लांट सेल में आप देखेंगे कि सेंट्रल बड़ा सा स्ट्रक्चर में एक मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन से बॉन्ड एक थैला जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लिक्विड जैसा सब्सटेंस रहता है, इसको सेल सैप कहते हैं। सेल सैप वाटर हो सकता है या फिर शुगर हो सकता है, कुछ मिनरल्स हो सकता है, कभी वेस्ट मटेरियल्स भी हो सकता है। तो ये इसको कहते हैं वैक्यूल्स, और प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा सा होता है। अब लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होने के चलते और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, मैंने पानी जैसा सब्सटेंस सेल सैप भरा हुआ है, इसलिए टर्जिडिटी देता है, शेप देता है सेल को। अगर ये निकल जाए, पानी कम हो जाए तो शेप रिंकल्ड हो जाएगा, मतलब वेल्टेड हो जाएगा, मुरझा सा जाएगा। ठीक है, ये स्टोरेज एंड सपोर्ट दोनों का काम करता है। सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन होता है और वैक्यूल्स मेंटेन करता है प्रेशर इनसाइड द प्लांट सेल्स, जैसा मैंने पहले बताया आपको। और अगर लेस वाटर मिले प्लांट को तो उस स्थिति में प्लांट विल्टेड हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल्स जो है उससे पानी निकलने लगेगा तो मुरझा सा जाएगा। एनिमल सेल्स में अगर आप देखोगे, एनिमल सेल्स में या तो नहीं मिलता है, अगर मिलता है वैक्यूल्स तो इतना बड़ा नहीं होता जैसा प्लांट सेल्स में है। समटाइम्स होता है बट इतना बड़ा नहीं होता है। और ये हेल्प क्या करता है, टेम्पररी स्टोरेज में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन एंड कैंसर सेल्स के बारे में। थैंक यू।